व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं कैंसर क्योंकि आज है वर्ल्ड कैंसर डे और हम एक्चुअली बहुत सारे कैंसर्स को अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम ओरल कैंसर और चिल्ड्रन कैंसर पे बात कर रहे हैं। सर, हमें ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉल आई थी उनकी एज सच तो कोई जो हम कॉमनली कॉजेटिव एजेंट समझते हैं, पान छालिया, वो तो नहीं वो ले रही। तो इसके बावजूद वो जो गिल्टी है, वो गिल्टी क्या क्या चीज़ें हो सकती है? नंबर वन है उसका ओरली प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाए। अगर गाल के ऊपर है तो ओरल कोई ऐसा कोई टूथ इन्फेक्शन तो नहीं है, टूथ इन्फेक्शन वगैरह। नंबर वन एग्जैक्टली, हाँ, उसके दांत के उसके साथ वाले दांत में भी हो सकती है प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लोग एक्सक्लूड करते हैं गिल्टी है तो गिल्टी कैंसर। फर्स्ट यू शुड स्टार्ट फॉर द कॉमन थिंग, यानी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है, उसको हम एक्सक्लूड कर जाते हैं, बड़ी चीज़ की तरफ ज़्यादा चले। तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन थिंग, देन गो टू अनकॉमन थिंग, सो यू विल कॉमनली राइट। तो अगर आप पहले ओरली प्रॉपर एग्जामिन किया जाए, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, पेरोडोंटल यानी मसूड़ों की बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेरिपेकल यानी दांत से होता हुआ इन्फेक्शन तो नहीं, उसको एक्सक्लूड किया जाए इन्फेक्शन। क्योंकि सेकंड नंबर पर गिल्टी जो है वो कुड बी एनी अल्सरेटिव लीजन, क्रॉनिक अल्सर्स वगैरह होते हैं, उसमें भी गिल्टी वगैरह हो सकती है। और अगर बाबरन का चीक जो है बाइट पे आ रहा है, ट्रॉमेटिक बाइट की वजह से भी हो सकता है, कोई शार्प कस वगैरह है उससे भी हो सकता है। तो ट्रॉमा को एक्सक्लूड ना करें, ठीक है। ओल्ड एजेस में ये अक्सर का कोई डेंचर वगैरह, डेंचर वेयर है कि नहीं, तो उससे भी क्रॉनिक इरिटेशन वगैरह हो सकती है। तो उसको एक्सक्लूड करने के बाद यू कैन गो फॉर द ट्यूबरकुलस लीजन वगैरह भी हो सकता है, बट पेनफुल है तो इट मींस मोस्टली इट इज इन्फ्लेमेटरी। अगर पेनफुल है, पेनफुल तो वो अब हुआ है, शुरू में इट वाज कंप्लीटली साइलेंट, वो जो बता रही है, और वो कहती है इतना हल्का सर दर्द है और वो कान तक जाता है, बहुत हल्का दर्द है। रेफर्ड पेन इट मींस समथिंग इज इन द मैंडिबल रीजन, यानी मैंडिबल का पेन रेफर्ड होता है इंफीरियर विलर नर्व की तरफ। तो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मैंडिबल, यानी इसके नीचे वाले जबड़े में नीचे वाले जबड़े में कोई मसला है जिसकी वजह से कान की तरफ जा रहा है। तो रेफर्ड पेन इज समथिंग देयर। तो प्रॉपर्ली इसको एग्जामिन किया जाए, देखने के बाद ही हम सही बता सकते हैं ये है। और अगर जरूरत पड़ी तो कोई बायोप्सी इज द प्रॉपर। आई थिंक उनके डेंटिस्ट ने इनको बायोप्सी तो कह दिया है, और वो भी वो फाइन निडल वाली। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। असल में हमारे एक मिसकंसेप्शन भी है और एक मिथ भी है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। एक बात है, ये बात सही कह रहे कि जब मैं पंजाब में था तो लोग कहते थे कि निस्तर, क्या पंजाबी में निस्तर कहते ना, वो लगाने से स्प्रेड हो जाता है। नहीं, वो ये कहते हैं कि जब हम इस तरह निकाल रहे होते हैं तो ये वो जो सेल के वो सेल्स हैं ऊपर ही लेयर्स तक भी स्प्रेड हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। इसमें इसको बहुत क्लियर होना चाहिए कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, बायोप्सी नहीं कराने से कैंसर बढ़ता रहता है और उसके बाद डायग्नोज नहीं होता, उसका इलाज नहीं होता। और अगर हाँ, बायोप्सी कराकर अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो उसकी रेट ऑफ ग्रोथ में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप उसको टच करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इसलिए बायोप्सी इस नियत से आप कराते हैं ना कि आपने इलाज कराना है। तो इसलिए अगर बायोप्सी कराकर आप इलाज कराते हैं तो कैंसर का इलाज होता है, ठीक है ना, फैलता नहीं है। तो इसलिए बायोप्सी कराने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और बायोप्सी के बगैर हम कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकते और आप कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोप्सी की अहमियत को लोग समझें। की इन्वेस्टिगेशन है जी, की इन्वेस्टिगेशन जी। हमारे पास एक कॉल है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, डॉक्टर ताहिर बोल रहा हूँ कराची से। जी डॉक्टर ताहिर, कैसे हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही अच्छा डे सिलेक्ट किया, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया। इट्स वेरी मच रेलेवेंट। मैं एक जो हमने किसी वक्त ताहिर साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही है। एक स्टेटमेंट थी जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी। हाँ जी। ताहिर साहब कुछ नहीं समझ आया, योर वॉइस स्टेटमेंट। हाँ जी। लाइफ इज अ कॉइन। लाइफ इज अ कॉइन। लाइफ इज अ कॉइन।
उसके बाद लाइन कट डॉक्टर साहब दोबारा कॉल कर लीजिए, आई रियली वांट टू नो दैट स्टेटमेंट, लेकिन क्या करूँ समझ ही नहीं आया। ओके जी, कमिंग बैक सर, जो बच्चों के कैंसर होते हैं जिसमें ल्यूकीमिया जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जो हम डायग्नोस करते हैं? देखिए बच्चों के ल्यूकीमिया के मैं बता सकता हूँ, वैसे तो साइन सिम्टम का या अलामात का दारोमदार इस बात पे होता है कि किस जगह का कैंसर है। खून के सरतान की जो कॉमन अलामात होती हैं वो उसका खून की कमी यानी रंग का पीला पड़ जाना, प्लेटलेट की कमी से धब्बों स्किन के नीचे धब्बे आ जाना, उसके बाद बोन में या हड्डियों में दर्द रहना, मुस्तकिल बुखार का रहना। तो अगर ये अलामात होती हैं या गिल्टियाँ या गदूद नमूदार हो जाएं, तो अगर ये अलामात बहुत सारे दूसरे इसमें भी होती हैं, दूसरी अमराज में भी होती हैं, लेकिन अगर ये अलामात बरकरार रहती हैं, ये तो सर कोई भी बोन का या लिवर का हो तो उसमें भी कुछ इसी तरह की मतलब ये कि बुखार का रहना या रंग पीला पड़ जाना या धब्बे पड़ जाना, ये दूसरी डिजीज़ में भी हो सकता है। लेकिन अगर ये अलामात बरकरार रहती हैं तो ज़रूर ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए, और ब्लड के टेस्ट से हमें ये बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि ये एबनॉर्मल सेल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर किसी माहिर से मशवरा करके हड्डी के गुदे का टेस्ट भी कराना चाहिए ताकि तशखीस हो सके। सर कितना टाइम होता है हमारे पास कि हम ये सारे टेस्टों में, कभी इतना टाइम लग जाता है कि पेशेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती रहती है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप सही वक्त पर इसको तशखीस कर लेते हैं। एक CBC करने में इट डजंट टेक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद जाहिर है कि जब आप उसको पूरा प्लान करते हैं तो 2-4 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं और उसके बाद इलाज शुरू हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस 4-5 दिन का होता है और इस 4-5 दिन के अंदर हमें पता चल जाता है। अच्छा सर, हम जब कॉजेस पे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि मोरूसी नहीं है। हाँ, सिवाय बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा के, जो कि एक हेरिडिटरी कैंसर है। बेशतर कैंसर 90% कैंसर मोरूसी नहीं होते। क्या कॉजेस हो सकते हैं? और उसके बाद फिर जो है वो मैंने जैसे कहा था कि हम दो हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं। एक जो होता है वो जेनेटिक होता है, दूसरा जो है वो होता है इन्वायरमेंटल। ठीक है, वो इन्वायरमेंटल में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो एक जैसे तंबाकू नोशी है, ठीक है, सिगरेट का इस्तेमाल है, लंग के कैंसर कम हो जाते हैं। वो सेकेंडरी जो हो रहा है स्मोक, उससे पैसिव स्मोकिंग से नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग टू चिल्ड्रन, ठीक है ना। कैंसर की कॉजेज़ को हम सिर्फ सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि हातमी वजह हमें मालूम नहीं है। कैंसर कुड बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक एब्रेजन, यानी जीन की ख़राबी की वजह से हो सकता है, या माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो सकता है। माहौल में या इन्वायरमेंटल में आपके तंबाकू नोशी आ जाती है, पान छालिया गुटखा आ जाता है, ठीक है, जो कि मुंह के कैंसर का सबब बनता है। इसके अलावा रेडिएशन का एक्सेसिव इस्तेमाल, इसके अलावा केमिकल्स का बेतहाशा इस्तेमाल, या अनफॉर्चुनेट जो है वो कार्सिनोजन का इस्तेमाल, ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन इन्फेक्शंस होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर प्रीडिस्पोज करते हैं कैंसर को, जैसे हेपेटाइटिस B और C अगर क्रॉनिक हो जाता है तो वो लिवर कैंसर का मूजिब बनता है। इसी तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर की कॉज होती है। तो बेसिकली हम कैंसर की वजूहात को जो है वो इन्फेक्शंस के अंदर, रेडिएशन, environmental pollution, pesticides, carcinogens because of the जो है वो रेडिएशन, तो इन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ये वजूहात हो सकती हैं। तो इसलिए जो है वो WHO की अभी जो नई गाइडलाइन आई है फॉर प्रिवेंशन, उसमें बहुत सिंपल 5-6 चीज़ें हैं जिन पे हमें अमल करने से हम 30% कैंसर से बच सकते हैं। ये तमाम उम्र के लोगों के लिए है। एक है रोज़ाना वर्जिश करना और हल्की फुल्की वर्जिश और रोज़ाना चलना और चहलकदमी करना, यानी वॉक जो होती है। दूसरा जो है वो अपने वज़न को कंट्रोल करना, क्योंकि ओबेसिटी का रिलेशनशिप कैंसर से है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोटापा कैंसर का मूजिब बनता है। तीसरी चीज़ है फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने फल और सब्जियों के अंदर बहुत जो है वो तासीर रखी, एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हैं, तो इसलिए फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर से बचा सकता है। चौथी चीज़ जो है वो तंबाकू नोशी से परहेज़, मुकम्मल परहेज़, ठीक है। और पांचवी चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि पान छाली और गुटखा हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, मुंह के कैंसर का सबब बनता है। शराब नोशी से परहेज़, 2 वैक्सीनेशन सबको जो भी सब्जेक्ट हैं उनको करानी चाहिए। एक हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन और औरतों में HPV की वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये सिर्फ 4-5 चीज़ें अगर हर आदमी ये कर ले, इस पर अमल कर ले, तो कैंसर से 30% डेथ कम हो सकती है।
कैंसर 30% हम बच सकते हैं, बाकी जो अननोन रीजंस हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सर, डॉक्टर साहब अब आप बताइए कि कैंसर की किस स्टेज को हम लोग बिल्कुल इनक्योरेबल कह देते हैं? स्टेज वो जो है जिसे एडवांस नंबर 1 इसकी ट्यूमर की जो है ना TNM जो क्लासिफिकेशन उसके लिहाज से अगर हम बात करें, TNM क्लासिफिकेशन, अब वो क्या है टोटली जी डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी मैं आसान अल्फाज की तरफ आता हूँ। हाँ। मेन करता है ट्यूमर के साइज के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी कौन सी जगह को इन्वॉल्व किया हुआ है, फेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट है, टंग की पोस्टीरियर साइड है, नंबर 1। एज के ऊपर है, पेशेंट टर्मिनल एज के ऊपर है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करते, अब वो 70 साल का उम्र है, दूसरी सेकेंडरी कंडीशन है उसकी वो है। तीसरे नंबर पर जो है वो मेटास्टेसिस जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस जब हो जाती है, लाइक लंग्स में गया हुआ है, लीवर में है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, जिस्म के दूसरे हिस्से में अगर फैल चुका हो तो हम उसका सर्जरी, बीइंग ए सर्जन हम सर्जरी नहीं करते। सही। तो एडवांसमेंट स्टेजिंग में आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि ये कितना बड़ा ट्यूमर है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस क्या है, ये मोटी मोटी बातें, और भी बहुत सारे इसकी जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है वो भी है, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि जितना एडवांस स्टेज में होता है तो हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते। ओके, मतलब जितना कैंसर एडवांस स्टेज पे हो या पेशेंट जो है बहुत ही टर्मिनल अपनी एज में हो, 70s एंड अबव, या जिससे भी कोमॉर्बिड है उसके, लाइक ऐसी कार्डियक ऐसी कंडीशन है लाइक उसके लिए सर्जरी लीथल हो सकती है, तो वो कोमॉर्बिड कंडीशन वगैरह है उसमें भी। लेकिन आप अमूमन जो है वो हम कैंसर के ट्रीटमेंट को जो है ना वो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक हमें तो क्यूरेटिव इंटेंट होता है जिसमें हम कहते हैं कि हम क्योर करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरा होता है पैलिएटिव इंटेंट जिसमें आप आराम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो वी डू नॉट अबंडन, मतलब हम अबंडन नहीं करते पेशेंट को। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम क्यूरेटिव इंटेंट नहीं भी है हमारा, हमें पता है कि बीमारी जड़ से हम नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हम उसकी तकलीफ़ में कमी ज़रूर कर सकते हैं। तो उस तकलीफ़ में कमी करने के लिए जिसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहा जाता है या सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहा जाता है, उसमें भी बाज़ औक़ात कीमो हल्की फुल्की इस्तेमाल की जाती है, रेडिएशन दी जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, थोड़ी बहुत और दर्द की दवाइयाँ देनी होती हैं। तो ये डिसाइड होता है बाय मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, ठीक है ना। ये डिसाइड होता है पेशेंट की फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद कि भाई किसको आप क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीट करें, किसको आप पैलिएटिव इंटेंट के साथ ट्रीट करें। सही। ओके, तो ठीक है सर जी, एक ब्रेक का वक्त है छोटी सी ब्रेक है जी, फिर से छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी आइसो है। अभी वापस आते हैं, आप कहीं जाएगा।